चलिए देखिए, अब इस प्रश्नावली 3.2 से हम सवाल नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सवाल ध्यान से अब देखें अपनी बुक में। सवाल कह रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी 1 रुपये के और 50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास। लेकिन कुल सिक्कों को जब मिला करके वह आदमी काउंटिंग करता है तो कुल सिक्कों की कीमत उसके पास 100 रुपये है, यानी सारे सिक्के मिल करके 100 रुपये के बराबर हैं। कह रहा है कि यदि सभी 50 पैसे के सिक्कों तथा सभी 1 रुपये की सिक्कों की कीमत समान हो, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उस आदमी के पास 1 रुपये और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस सवाल को ध्यान से समझें। इधर सबसे पहले मान लेंगे आप कि माना, शांति से इधर देखें ध्यान से, बातें नहीं। माना आदमी के पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने मान लिया x, और व्यक्ति के पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है y है। ध्यान से देखना है। पहली शर्तानुसार शर्त पहली कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास जो 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के जो सिक्के हैं, सारे पैसों की कीमत कुल मिल करके 100 रुपये हो रही है। तो पहली शर्तानुसार कहेंगे कि 1 रुपये तथा 50 पैसों या 50 पैसे के सिक्कों की कुल कीमत मिलकर क्या है, 100 रुपये है। अर्थात अब इसका समीकरण बना लेंगे। अर्थात 1 रुपये के सिक्कों की कीमत अब प्लस 50 पैसे के सिक्कों की कीमत ये सब मिलकर के 100 रुपये के क्या है, बराबर है। अब देखिए ध्यान से, उस व्यक्ति के पास 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, x, तो 1 इंटू x कर देंगे धन 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, y, तो इसका मतलब 50 गुणते y, ठीक है ना। लेकिन ख्याल कर रहे हैं ना कि ये जो 50 पैसे के जो y सिक्के हैं, ये जो सिक्के बने, ये पैसा जो कीमत बना रहा है, ये किसमें बना रहा है, पैसे में बना रहा है, जबकि ये क्या बना, रुपया बना। अगर 1 रुपये के अगर x सिक्के होंगे तो उनकी कीमत x रुपये होगी, लेकिन अगर 50 पैसे के y सिक्के हैं तो उसकी कीमत 50 y पैसे होगी, रुपये नहीं। इसलिए इसमें अगर हम 100 का क्या कर दें, भाग दे दें, तो ये पैसा वाला सिक्का भी रुपया में क्या करेगा, बदल जाएगा, इक्वल टू 100 के। यानी ये हो गया क्या, x प्लस, इसको काट दीजिएगा, y बटा में 2 इक्वल टू कितना के, 100 के। इसको जब करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। समीकरण नंबर क्या बना, 1। दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की कीमत, 1 रुपये के सिक्कों की कीमत जो है वह 50 पैसे के सिक्कों की कीमत के क्या है, बराबर है, कीमत के बराबर है। अर्थात क्या होगा, अर्थात ये हुआ कि 1 रुपये के जो x सिक्के हैं उसका वैल्यू यानी उसकी कीमत y बटा में 2 रुपये के क्या होगा, बराबर।
y बटा में 2 क्यों किया गया, बात समझ में आया ना? क्योंकि ये 50 पैसा है, तो 50 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे आप तो y बटा में 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 गुणते y अपान क्या 100। इसको अगर काट देंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो x बराबर y बटा में 2 यानी 2x इक्वल टू y। समीकरण नंबर क्या हुआ 2। तुरंत आप लिखेंगे कि समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे। समीकरण 1 आपका बना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 100 के, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू 2x के बराबर है इक्वल टू 100 के। 4x बराबर 100, तो x बराबर 100 और 200 है ये। समीकरण नंबर 1 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, तो यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो इसका मतलब 200 बटा में 4 कर देंगे, x बराबर 50। ये क्या है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। इसका मतलब उस आदमी के पास 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो इस स्थिति में 2x बराबर y है, तो 2 गुणते y का मान x का मान 50 इक्वल टू y बराबर 100। ये क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब आपको हमने बताया है कि आंसर आपका तो हो गया, आंसर तो आपका यही बना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी बन गई 100। उत्तर की जांच कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं। यहाँ पर उत्तर की अगर आप जांच करते हैं, उत्तर की जांच, तो ख्याल कीजिए ये 50 पैसा है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी 50 पैसे के 100 सिक्कों की कीमत 50 रुपया होगा ना, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो कन्फर्म है कि इनकी कीमत भी 50 रुपया होगी। ये दोनों सिक्कों की कुल कीमत मिलकर 100 रुपया हो गया। इसका मतलब यही बात है। पहली शर्त यही करा कि 1 रुपए के सिक्कों की कीमत और 50 रुपए के सिक्कों की कीमत अगर जोड़ा जा रहा है तो 100 के बराबर, तो कन्फर्म है कि 50-50 जोड़ेंगे तो 100 होगा। और दूसरी शर्त कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की कीमत जितनी है उतनी ही 50 पैसे के सिक्कों की कीमत है। तो 1 रुपए के सिक्के 50 तो है, तो कन्फर्म है कि उसका वैल्यू 50 रुपया, और 50 पैसे के सिक्के 100 थे हैं, तो उसका भी वैल्यू 50 रुपया। आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और कौन सा सवाल है इसमें, देखिए इसी 3.2 की प्रश्नावली का हम सवाल नंबर आपके 6 को बताने जा रहे हैं। ये जो प्रश्नावली 3.2 है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, आपको दिया है कि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन है ध्यान से देखें, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 5, कोण B बराबर 3 कोष्ठक के अंदर कोण A प्लस कोण B हो, तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के कोणों के लिए ये शर्त है। अगर ऐसा है तो आप कोण A का वैल्यू, कोण B का वैल्यू और कोण C का वैल्यू क्या करें, ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखें। क्वेश्चन दिया है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण 5, कोण B बराबर 3 और कोष्ठक के अंदर कोण A बराबर कोण A धन कोण B है। अब देखिए इसमें हमें इसी शर्त के आधार पर हमें इन तीनों कोणों को प्राप्त कर लेना होगा। सबसे पहले इस शर्त को देखते हैं, तो आप लिखेंगे कि कोण दिया है कि कोण C बराबर 5, कोण B बराबर 3 कोष्ठक के अंदर कोण A प्लस कोण B। पर इधर ध्यान से समझिए,
ये तीनों चीज आपस में बराबर दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब कि इसमें कोई भी एक पद दूसरे पद के क्या है, इक्वल है। तो अगर इसमें से हम पहली चीज लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ना कि कोण सी बराबर 5 कोण बी, यानी जहाँ पे कोण सी होगा आपको आप उस जगह पे इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसी तरीके से इसका वैल्यू इसके बराबर है। इसी प्रकार से 5 कोण जो बी है इक्वल टू 3 कोण ए और प्लस कोण बी के मान के बराबर है। इस कंडीशन में 5 कोण बी बराबर 3 कोण ए और प्लस 3 कोण बी, या पक्षांतर अगर कर देते हैं तो 3 कोण ए बराबर 5 कोण बी और माइनस 3 कोण बी के, यानी 3 कोण ए बराबर 2 कोण बी के, यानी कोण ए बराबर 2 कोण बी अपान कितना के 3 के। यानी ए के जगह पर आप इस मान को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, सी के स्थान पर इस मान को रख सकते हैं। आगे कहते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है ना बेटा, आपको पता है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को लिखते हैं तो कोण ए मिला, कोण बी मिला, कोण सी मिला, इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे आप, अब आपको वही ख्याल कर लेना है। हमको देखो इसमें हमें ए का वैल्यू पता चल गया और सी का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कोण ए के जगह पर 2 कोण बी अपान 3 लिख देंगे। इस कोण बी को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोण सी के जगह पर हम 5 कोण बी लिख सकते हैं बराबर 180 अंश। इन सब के बटा में 1 कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण बी हो गया और प्लस 3 कोण बी हो गया प्लस 15 कोण बी हो गया इक्वल टू 180 अंश। देख रहे हैं ना, जिसके अपन 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो 15 3 18 2 20, यानी 20 कोण बी बराबर 180 अंश गुणते 3 के। तो कोण बी इक्वल टू 180 अंश गुणते 3 अपान 20 के, 20 9 180 ना। तो इसका मतलब कोण बी का मान नतली 27 अंश, 27 क्या हो गया, अंश हो गया। इसलिए कोण सी का वैल्यू क्या है, 5 कोण बी के बराबर है, तो 5 गुण के 27 अंश कर लेंगे, ये हो जाएगा 135 अंश। इसलिए कोण ए का मान क्या होगा, तो कोण ए का मान पता करने के लिए 180 अंश में से कोण ए को और कोण बी को जोड़कर क्या कर देंगे, घटा। अरे कोण देखिए, हमको पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होगा ना। हमने 2 चीज का मान प्राप्त कर लिया है, बी और सी का। तो बी और सी का मान निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कोण ए बराबर 2 कोण बी और बटा में 3 है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, उसका मान ए का निकाल सकते हैं। इसलिए कोण ए बराबर, जैसे कोण ए प्लस बी का हमने मान निकाला है 27 अंश और सी का मान निकला है 135 अंश बराबर 180 अंश के। तो कोण ए बराबर 180 अंश, ये दोनों उधर जाकर पक्षांतर हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180 अंश, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 12 को 2 हाथ में लग गया 1, 5 1 6 और क्या हो जाएगा 1, 100 कितना 62 अंश, और 180 अंश में से 162 अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 18 अंश। इसी तरीके से आपने तीनों मान निकाल लिया, उत्तर आया आपका, आंसर होगा, लिखेंगे कि कोण ए का मान 18 अंश होगा, कोण ए का मान 18 अंश, कोण बी का मान 27 अंश और कोण सी का मान 135 अंश। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात नहीं है। देखिए प्रश्नावली 3.2 का सवाल फिर लेते हैं।
ये प्रश्नावली जो 3.2 का सवाल है, सवाल नंबर 7 देखें, 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक आयताकार बाग की परिमिति 54 मीटर है। परिमिति का आशय आप उस बाग के परिमाप से लगाएंगे। कह रहा है कि एक आयताकार बाग की परिमिति 54 मीटर है। इसके आकार को कम करने पर इसकी लंबाई वास्तविक लंबाई के 3/5 हो जाती है तथा चौड़ाई इसकी वास्तविक चौड़ाई के 3/4 हो जाती है। यदि आकार को कम करने पर बाग की परिमिति 36 मीटर प्राप्त हो तो बाग की वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्नावली 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। मानकर चलते हैं, माना बाग आपका ख्याल करना है आयताकार है। माना आयताकार बाग की वास्तविक लंबाई x और वास्तविक चौड़ाई जो है y है, x मीटर और y मीटर। पहली शर्तानुसार हमें दिया है, पहली शर्त कह रहा है कि बाग का परिमिति जो है वह 54 मीटर है। और मैंने आपको बताया परिमिति का तात्पर्य परिमाप से है। और आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, गुणते ऊंचाई कहाँ होता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई होता है। इस कंडीशन में इस समीकरण को अगर हम बनाते हैं तो लंबाई को हमने x, चौड़ाई को y माना है। इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा x + y = 54/2 यानी x + y = 27। ये समीकरण नंबर हमारा क्या होगा, 1 प्राप्त हुआ। दूसरी शर्तानुसार लंबाई को 3/5 है ना, लंबाई को 3/5 गुना तथा चौड़ाई को 3/4 गुना करने पर परिमिति 36 मीटर हो जाती है। 36 मीटर हो जाती है। इसके कहने का आशय, पहले बात को समझिए क्या कह रहा है वो सवाल। कह रहा है कि उस बाग का वास्तविक लंबाई तो x था और वास्तविक चौड़ाई y था, लेकिन उस बाग के आकार को हम छोटा करना चाहते हैं। जब छोटा करेंगे तो कन्फर्म है कि यह जो लंबाई है और यह जो चौड़ाई है उसको कम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि अगर लंबाई को, जो पहली लंबाई है उसकी लंबाई का अगर हम 3/5 गुना कर दें और उसकी जो चौड़ाई है उसको 3/4 गुना कर दें तो जो लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होगी उस आधार पर परिमिति 36 मीटर आएगी। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः नई लंबाई क्या होगी, अतः बाग की नई लंबाई यानी x का 3/5 यानी 3x/5 मीटर और बाग की नई चौड़ाई जो होगी, ठीक है ना, वो क्या होगा, y का 3/4 यानी 3y/4 मीटर। इसलिए परिमाप या इसलिए परिमिति बराबर 2 कोष्ठक के अंदर 3x/5 अधन 3y/4 = 36 मीटर। यही समीकरण बनेगा ना। यही समीकरण आपका बन गया 2 कोष्ठक के अंदर 3x + 3y, 3x/5 + 3y/4 = 36 के
तो इसको अगर आप हल करते हैं तो इस पहले 2 से इधर डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो आपको मिलता है 3x बटा में 5 आधन 4y, अरे 3y बटा में 4, 3y बटा में 4 बराबर 36 बटा में 2 काट लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x बटा में 5 आधन 3y और बटा में 4 बराबर 18 को इसका एलसीएम ले लेते हैं 20 हो गया, काट लेंगे 5 12 हो गया, 5 चौके 20 4 3 12, अब प्लस इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 15y, 5 3 15y इक्वल टू कितना के 18 के। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, ठीक है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसमें से सब में से 3 कॉमन कर सकते हैं या इसी तरह कर लेंगे सीधे 12x प्लस 15y इक्वल टू 18 गुणते 20 के, यानी 12x प्लस 15y बराबर 360। ये समीकरण नंबर क्या बना, समीकरण 1 आप देख रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से y का मान, y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 27, तो y का मान रखते हैं तो 27 माइनस क्या होगा x होगा, और इसी मान को हम समीकरण 2 में रख लेंगे। तो ये है 12x प्लस 15y बराबर 360। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15 और कोष्टक के अंदर 27 माइनस x इक्वल टू 360 के, ठीक है ना, 360 के होगा। अब गुणा कर लेंगे 12x प्लस 27 में 15 का गुणा करें, 5 सत्ते 35 को 5 हाथ में लगा 3, 5 दूना के 10, 3 13, 1 सत्ते 7 और 1 दुआएं 2, 5 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए गुणा सही है ना, 15 सत्ते 105, 105 को 5 हो गया, हाथ में लग गया 10, अब 15 दूना के 30 और 10 40, 405 हो गया, और ऋण 15x इक्वल टू 360 के। पक्षांतर पर इसको घटा लें, ये ऋण वाला है, ये प्लस वाला है, कन्फर्म है कि 15 में से 12 घटेगा तो 3x बचेगा, बराबर 360 ऋण 405 के ना। तो ऋण 3x बराबर ऋण 40 5 45, कन्फर्म है ना। 405 में से अगर 60 को घटाएंगे तो 45 बचेगा, तो ऋण ऋण से कैंसिल कर देना, x बराबर 45 बटा में 3 के, यानी x बराबर 15 मीटर। ये क्या हुआ, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई हम मान रख लेंगे ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 27, x प्लस वाई बराबर 27, x का मान आया है 15, 15 प्लस वाई बराबर 27 के, तो y बराबर 27 माइनस 15 के, तो y बराबर 12 मीटर, ठीक है ना। यही आया हमारा बाग की क्या चौड़ाई। उत्तर की जांच कर लो, जांच करो, उत्तर की जांच अगर करते हैं तो देखो, अगर उसकी वास्तविक लंबाई 15 और वास्तविक चौड़ाई अगर 12 होगी तो 15 12 हो गया आपका 27, और 27 में 2 का गुणा कर देंगे तो 54 मीटर हो गया ना। इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो गया, बात समझ रहे हैं ना। अब आगे चलते हैं, लंबाई का 3/5 गुना कर रहे हैं ना, लंबाई का अगर 3/5 गुना कर देंगे तो 5 3 15 3 3 के 9 मीटर, और चौड़ाई का 3/4 गुना, तो 4 से काटेंगे 4 3 12 3 3 के 9। अगर इसके द्वारा अगर परिमिति निकालते हैं तो 2 कोष्टक में 9 धन 9 यानी 2 गुणते 9 दूना 18 यानी 36 मीटर। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या आया है, सही है। अतः आंसर हमारा जो होगा, बाग की लंबाई 15 मीटर और बाग की चौड़ाई 12 मीटर। नोट कर लीजिए।